आज हम लोग इतिहास के पाठ 2 में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई, इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। अंग्रेज भारत में आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि अपना राज्य स्थापित कर लिए। आखिर में वे कौन से तरीके थे जिन्हें अपनाकर उन्होंने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया, यह जानना महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी की बात है, जब मुगल साम्राज्य की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर व मराठा आदि क्षेत्रीय व प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। सच तो यह है कि अलग अलग राज्यों के कारण अंग्रेज़ों को भारत में स्थापित होने के लिए समय मिला। फ्रांस और ब्रिटेन के व्यापारी अब तक काफ़ी समृद्ध हो गए थे और उनके देश के शासक भी उनका पूरा साथ देते थे, क्योंकि उन्हें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती थीं। जब कोई देश पूरे देश पर वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है, जैसा कि भारत के साथ में हुआ। और पहला देश भारत को भी अपना उपनिवेश बनाने का सपना देख रहा था। पहला देश मतलब ब्रिटिश या अंग्रेज जो थे वो भारत को अपना उपनिवेश बनाने का सपना देख रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। भारत में मौजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ती रहती थीं और एक दूसरे को भारत से खदेड़ देना चाहती थीं। दोनों कंपनियां अपने अपने देश से सैनिकों को बुलाने लगी थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के हाथ में था। कंपनी की ताकत को बढ़ाने के लिए क्लाइव ने कूटनीति चालों और व्यवहार कुशलता को आज भी याद किया जाता है। मतलब बहुत कुशल प्रशासक माना जाता था लॉर्ड क्लाइव को। उसने कूटनीति का मतलब था कि जो भारतीय राजा थे उनमें आपस में फूट डलवाना, उनसे संबंध अच्छे बनाए रखना और अपनी व्यवहार कुशलता के लिए जाना जाता था। और ये इसी का प्रभाव था कि उसने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर प्रभाव जमा लिया। फ्रांसीसी कंपनी की बागडोर डुप्ले के हाथ में थी। अपनी कंपनी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मतलब क्लाइव और डुप्ले दोनों ने अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। इसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का युग था। औद्योगिक क्रांति का मतलब था कि उस समय इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जा रहे थे और उनको कुछ कच्चे सामानों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था और ये सामान उनको यहाँ पे आसानी से मिल जाता था। बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे वहाँ पे, उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी। उन्हें भारत से नील, गन्ना, पटसन, चाय, कहवा व अफीम की खेती
भारत के लोगों से इन लोगों ने खेती करवाना शुरू करवा दिया और भारत से ये कच्चा माल सस्ते में इनको मिल जाता था और उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता था। वहाँ से बना हुआ कपड़ा और माल भारत में आके महंगे दामों में बेचा जाता था। व्यापार में सुगम आवागमन के लिए, सुगम का मतलब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सड़कें और रेल लाइनों का निर्माण करना शुरू कर दिया गया। खनिज, लोहा और कोयला के खदानों से प्राकृतिक दोहन शुरू हो गया। इतने सारे कामों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड के और अधिक अधिकारी और सैनिकों को बुलाया गया। भारत के नवाब और राजा अपने निजी लाभ के लिए आपस में टकराते रहते थे। मतलब भारत के जो राजा थे, छोटे छोटे जो राज्य बटे हुए थे, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और इन्हीं लोगों का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। इन राजाओं ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और यही भारतीय राजाओं की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अंग्रेज कंपनी राजाओं का साथ देने के बदले बहुत सारा धन प्राप्त करती थी। राजा व नवाब खुश होकर अपने राज्य का एक बड़ा इलाका अंग्रेजों को भेंट देने लगे। देशी रियासतों को सैन्य सहयोग के बदले अंग्रेजों ने व्यापार करने के भारी छूट भी दे दिया। साथ ही साथ जो इलाके भी उन्हें मिले थे वहाँ से लगान वसूलने का काम शुरू कर दिया। जैसे जो इन राजाओं से जो ये लोग उनका मदद उनका जो सहयोग करते थे ये लोग, उसमें ये शर्त रखी जाती थी कि जो क्षेत्र जीता जाएगा उसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिया जाएगा और वहाँ से इन लोगों ने लगान वसूलना शुरू कर दिया। इस तरह कंपनी ने अपनी तिजोरियों को भरना शुरू कर दिया। इन ज़मीनों पर अंग्रेज़ों ने न सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई बल्कि उनकी घेरेबंदी या किलेबंदी भी उन लोगों ने शुरू कर दी। सेंट जॉर्ज फोर्ट एक ऐसी ही कोठी थी जो मद्रास में स्थापित की गई थी। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में 1746 से 1764 के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई और अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो गया। मतलब यहाँ से कर्नाटक युद्ध के बाद लगभग फ्रांसीसी भारत से ख़त्म हो गए और दक्षिण में अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो गया। अब तक ये व्यापारी धन, धान्य और सैन्य शक्ति से काफ़ी संगठित हो चुके थे। मतलब जो व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए हुए थे, अब उनके पास पैसा भी हो गया था और उनके पास सैनिक शक्तियाँ भी हो गई थी, जिससे वो काफ़ी संगठित हो गए। यदि राज रजवाड़े इनके किसी कार्य का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाते और उन्हें हरा देते और ऐसे व्यक्ति को राजा बना देते जो इनके व्यापार पर किसी भी प्रकार का रोक न लगाता था। मतलब ये उन राजाओं को हरा देते थे जो इनसे युद्ध करते थे और ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठाल देते थे जो इनकी बातों को आसानी से मान सकें, जिससे ये भारत में व्यापार कर सकें। और इस तरह इन अंग्रेज व्यापारियों ने देश में एक समानांतर सत्ता का संचालन आरंभ कर दिया। जैसे एक
सत्ता नवाब की होती थी और दूसरी सत्ता जो होती थी वो अंग्रेज़ों की होती थी। इसी को भारत में द्वैध शासन भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, मतलब अंग्रेजी राज्य का जो था वो रास्ता खुल गया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। अली वर्दी खां कौन था? ये बंगाल का नवाब था जो उस समय अंग्रेज़ों की बातों को नहीं मान रहा था। उसके बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन शुरू से ही जैसे ही वह सत्ता पे आया, गद्दी पे बैठा, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा और कंपनी के साथ उसके संबंध मधुर नहीं थे। अतः अंग्रेज़ों के साथ उसका संघर्ष निश्चित था या अवश्यंभावी था, मतलब युद्ध अवश्य होना था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद से दूर नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर हुआ। प्लासी नामक स्थान पर हुआ इसीलिए इस युद्ध को प्लासी युद्ध के नाम से जाना गया और यह युद्ध 1757 में हुआ और यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है उस समय की दृष्टिकोण को देखते हुए। एक ओर नवाब की सेना और दूसरी तरफ कंपनी की सेना थी, जिसने नवाब की सेना को हराकर प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? उनमें से कुछ प्रमुख कारण ये हैं। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, मतलब साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से मतलब था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। वो जहाँ पे थे उससे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा था अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी। जैसे जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कोठियाँ बनाई जा रही थीं, उन कोठियों की घेरेबंदी और किलेबंदी की जा रही थी, जिससे यहाँ के नवाब खुश नहीं थे। नवाब का कलकत्ता पर अधिकार था। ब्लैक होल दुर्घटना, ये एक दुर्घटना उस समय घटित हुई थी, इसमें बहुत से लोगों की जानें चली गई थीं। नवाब के विरुद्ध मीर जाफ़र का षड्यंत्र। मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन उसने सिराजुद्दौला की मदद नहीं की। अंग्रेज़ों और नवाबों के हितों का आपस में टकराना, मतलब इन लोगों का आपस में टकराव हो रहा था, यही कारण था प्लासी के युद्ध का होना। प्लासी का युद्ध वास्तव में एक युद्ध ही नहीं था, अपितु एक षड्यंत्र था। इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर मदन मोहनलाल जैसे वफादार थे, तो दूसरी तरफ मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे धोखेबाज भी थे। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और उसकी हत्या मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा कर दी गई। प्लासी के युद्ध का परिणाम बहुत व्यापक एवं स्थायी रहा। कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहा, जैसे मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेज़ों की हाथ का कठपुतली था। कठपुतली का मतलब था कि अंग्रेज़ जैसे चाहते थे वैसे इसको नचा लेते थे। बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ गई और अंग्रेज़ों ने बंगाल का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। निसंदेह भारत में प्लासी के युद्ध के बाद दासता की शुरुआत हो गई और यह दासता स्वतंत्रता के बाद ही मिट सकी। 1857 के विद्रोह के बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। 20 अक्टूबर 1760 को मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया गया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। सन 1759 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बैठाया गया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को अपने में मिलाने के लिए चाल चलनी शुरू कर दी। उस समय पूरे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य तिकोना संघर्ष हो रहा था। मतलब यहाँ पे 3 लोग आपस में युद्ध कर रहे थे। अफगान जो दूसरे देश से आए हुए थे, भारत में रहने वाले मराठे थे, और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ रहे थे। देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही रास्ता था कि सभी देशवासी किसी एक राजा के नेतृत्व में संगठित हो जाते, और वह शक्ति थी मुगल सम्राट। जैसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जब शासक बनाया गया, यदि उनके साथ मिलके सभी लोग युद्ध लड़े होते तो स्थिति कुछ और रही होती। किंतु इसी बीच 6 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। मराठे पराजित हो गए, लेकिन अब्दाली को भी युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और वह अपने देश लौट गया। लेकिन मराठे भी कमज़ोर हो गए। मराठों की शक्ति इस युद्ध के बाद कमज़ोर हो गई। अब भारत में खाली अंग्रेज ही बचे थे और उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देकर इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दें। मजबूर हो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी, जिसका मतलब यह था कि मालगुजारी और दीवानी के मामले निपटाने के अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गए। सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेज़ों का शासन इतना भयानक था कि उन्होंने बंगाल को चूस कर कंगाल बना दिया और बंगाल में तबाही, गरीबी, भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। चारों ओर मौत नज़र आने लगी। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइव ने युद्ध में अंग्रेज़ों की जो नींव रखी थी, हेस्टिंग्स ने उसे और भी पक्का कर दिया। उसके सामने एक ही बात थी, चाहे ईमानदारी या बेईमानी से भारत की सारी संपत्ति इंग्लैंड भेज दी जाए। इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ में देखा कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से अपना राज्य भारत में स्थापित कर लिया। मतलब